हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। पार्ट 3 में जितने भी शीर्षक थे उन सबको हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। किस साम्राज्य का बेटा? गुप्त साम्राज्य का। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया। उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद भी अशोक की सेना जीत गई। जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग के लोगों ने बड़ी बहादुरी से उसकी सेना का मुकाबला किया, फिर भी अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हुई, यानी वैराग्य हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। उसने गौतम बुद्ध से दीक्षा ले ली थी, जिसके कारण जब उसने सुना कि कलिंग युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ, यानी बहुत सारे लोगों को मारा गया है, तो उसको युद्ध से उदासीनता हो गई। युद्ध न करने का उसने प्रण कर लिया और बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसी काम करने की ओर चला गया। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी की, जो उसने आदेश किए हैं, उससे उसके विचारों का पता चलता है, जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में मिले। फरमान माने आदेश, और अब भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने, यानी अशोक ने धर्म के नियमों को उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको अंगीकार करना आरंभ किया। ठीक है बेटा। उनके एक फरमान में यह कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें और 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। ये उसने संकल्प कर लिया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि हमारी सच्ची विजय क्या होगी? कर्तव्य और धर्म का पालन करने में। फरमान में आगे कहा गया, इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहाँ तक संभव हो सकेगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा, यानी उसका वो जवाब नहीं देंगे। सम्राट की आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। ठीक है बच्चों। आगे उनके बारे में कहा गया, इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया।
उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें। चाहे जिस समय और जहाँ भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। ठीक है। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसे दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। आगे अशोक के बारे में कहा गया है, अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। आगे बताया गया बेटा कि 41 साल तक निरंतर शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो गई। एच.जी. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है, जो इन्होंने किताब लिखी है, कि बादशाहों में दसियों हजार नामों में, जिनमें इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। तो यह अशोक के बारे में बताया गया। बेटा पार्ट 3 आज खत्म हो गया। हम तुम लोगों को पार्ट 3 से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर भेजेंगे, उसको अपनी कॉपी पर कर लेना। हम लोग फिर मिलेंगे बेटा। थैंक यू स्टूडेंट।